Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, being received by the Minister of Information Technology, Shri Ravi Shankar Prasad, the CEO of the MyGov website, Shri Gaurav Dwivedi, and other officials. As he walks towards the main arena. अब देश न केवल ऑनलाइन, फोन लाइन से भी एक से बढ़कर एक सुझाव देने लगा। मेरा देश प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के लिए 1 लाख आइडियाज लेकर आया। मेरा सजेशन प्रधानमंत्री जी को ये था कि सब लोग मिट्टी के दियों का उपयोग करें। अब इस सजेशन से ये हुआ कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पिछली दिवाली को तो मुझे देखने को मिला था कि बहुत सारे लोगों ने प्रण किए, सोशल मीडिया पे भी लिखा कि हम इस बार जरूर मिट्टी के दियों का उपयोग करेंगे। लोगों ने बहुत सारे फोटो अपलोड किए। बहुत सारे लोगों के पास पहले भी आइडियाज होते थे, लेकिन एक देने का एक जरिया नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था। माईगव के जरिए नागरिकों ने नई शिक्षा नीति के लिए 1,18,000, स्मार्ट सिटी के लिए 20 लाख, केंद्रीय बजट और रेल बजट के लिए 70,000 और नेट न्यूट्रलिटी पर 71,000 सजेशंस दिए। ढेर सारे क्विज कॉन्टेस्ट ने नागरिकों की क्रिएटिविटी को मंच दिया। दुनिया के पहले क्राउड सिटीजन सोर्स्ड पीएमओ ऐप को भी हमारे युवाओं ने रूप रंग दिया और बनाए डिजिटल इंडिया के लिए डिजिटल डिवाइस भी। We wanted to empower the ASHA workers so that they could actually carry a simple handheld device like this and measure the various parameters of a patient in the rural setting and transmit this back to a doctor in the city or a town. Until 2 years back, we have never even heard of any direct interaction which is possible for a citizen with the Prime Minister. Forget Prime Minister, even a high-level official. But today it's possible, right? We have seen that through the MyGov platform. हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ही सरकार तक पहुंचे हैं, सरकार भी पहुंची है जन जन तक। 132 करोड़ ईमेल्स और 202 करोड़ एसएमएस के जरिए सरकार ने आयोजित किए 266 कैंपेन्स। 1922 नंबर से फोन कॉल के जरिए भी जुड़े नागरिकों से। अब सरकार भी देती है हर योजना की पल पल की खबर। सरकार के हर काम का मिलता है क्लियर पिक्चर। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि पब्लिक देती है सरकार को मार्क्स। नमामि गंगे हो या स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या स्किल डेवलपमेंट या हेल्थी इंडिया, इस परिवार में हम सब साथ मिलकर फैसले लेते हैं। इस तरह के इनिशिएटिव्स हमको रूबरू ले आते हैं हमारे मंत्रियों। इस पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस के तहत मुझे लगता है कि यह सरकार उम्मीदों पे खरी खरी उतरी है और जवाबदेही सरकार है। The city of Visakhapatnam has risen to the occasion. More than lakh of population took this opportunity to host their ideas, to post their suggestions. Previous year, I participate a competition through MyGov. My Digital India logo selected. With Mann Ki Baat, with MyGov initiative, wherever I am, I can connect with my Prime Minister, my ministers, my cabinet ministers sitting in Delhi. चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से mygov.in हो, चाहे मन की बात हो, चाहे नागरिकों के साथ संवाद हो, दूर सुदूर गांवों में बैठे हुए लोगों के भी सुझाव हमें मिलते रहे और यही टीम इंडिया की ताकत है। अरे कहाँ छिपी थी ये लाखों कमेंट्स आज तक? कहाँ पड़े थे करोड़ों आइडियाज अब तक? क्यों किसी ने पहले हजारों सवाल नहीं किए? कहाँ खोया था ये हुनर आज तक? पर अब क्लिक क्लिक करते करते मेरा देश जुड़ गया, नई राह पर मुड़ गया। आइए मनाते हैं 2 साल 125 करोड़ नागरिकों पर भरोसे के, 2 साल रिश्तेदारी के और जिम्मेदारी के, 2 साल नागरिक और सरकार की साझेदारी के। और काम करें और डिस्कस करें और डिजाइन्स बनाएं और ब्लॉग्स लिखें और आइडियाज दें और टास्क्स उठाएं और आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ाएं। आइए जन भागीदारी के इस अकाउंट में लॉग इन करें और समस्याओं को साइन आउट करें।
mygov.in। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में होंगे। जनगण के मन में नव आशा का संचार करने वाले, भारत को परिवर्तन की नई आभा से विभूषित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं। ओके। बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत भविष्य का सुंदर खाका खींचने वाले, उसे विकास की बारिश से सींचने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज जन जन उत्साहित है माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बीच में पाकर। भारतवासियों, इन 2 सालों में एक अभिनव भारत का उदय हुआ है। विश्व के आकाश में भारत की शक्ति का सूर्योदय हुआ है। हम गर्व से कहने लगे कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। परिवर्तन और बदलाव की इस यात्रा का हिस्सा बने हम सब माई गव के द्वारा। माई गव का मंच मंत्र बन गया है जन भागीदारी का। जनता दिल खोल के बेझिझक बेधड़क अपने मन की बात, अपने सुझाव पहुंचा रही है भारत सरकार तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक। यानी तंत्र अब जन से दूर नहीं रहा, यही तो जनतंत्र है। रेडियो कार्यक्रम मन की बात जन जन के मन को छू गया। आज यहाँ वे जन भी उपस्थित हैं जिनके सुझावों को मन के बात के जरिए अमल में लाया गया। हम उन सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया मंच पर पधारें। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि कृपया इन सभी को एक फोटो अपॉर्चुनिटी का सौभाग्य प्राप्त कराएं। भार्गवी कनाडे, मिस सुचित्रा राघवाचारी, श्री अखिलेश वाजपेयी, मिस सानिका दीवानजी, श्री रवि प्रसाद कामत, श्री प्रसन्ना काकुंजे, परिमल शाह, श्री गणेश वेंकट सवालेश्वरकर, मास्टर मुकुल पारस अरोड़ा, मास्टर अवि चतुर्वेदी, मिस शर्मिला घारपुरे, मिस मोना कर्नवाल, श्री संतोष नेगी, मिस शिल्पी वर्मा, श्री पवन आचार्य, श्री देवेश दास, सविता रॉय, श्री अभिषेक कुमार पांडे, श्री दिलीप चौहान। आज ये सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मन की बात के जरिए इनके सुझावों को अमल में लाया गया। जागरूकता की मशाल आज ये थामे हुए हैं ये भारतवासी। माननीय प्रधानमंत्री जी पर जो भरोसा भारतवासियों ने जताया बताया, वही भरोसा ये सभी भारतवासी आज यहाँ पर उपस्थित हैं उसी भरोसे के साथ में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके सामर्थ्य पर भरोसा जताया। भारतीयों की प्रतिभाओं पर, सामर्थ्य पर बहुत भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी को। आइए सबके फोटो हो जाए। और ये बहुत ही सुंदर पल, हृदय में बस जाने के लायक सुंदर स्मृतियाँ जो कैमरे में कैद हो रही हैं, आज सभी के दिलों में भी कैद हो रही हैं। ये उत्साहित जन, थैंक यू थैंक यू।
देश में जैसे उमंग और उत्साह का उत्सव सा हो रहा हो। माईगव के प्लेटफॉर्म पर भारत के प्रमुख मिशन और विजन को देशवासी पूरे पैशन से अभिव्यक्ति दे रहे हैं। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि कृपया कॉन्टेस्ट के विजेताओं को सर्टिफिकेट्स प्रदान करें। कॉन्टेस्ट एक भारत श्रेष्ठ भारत पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्री अनिकेत चौधरी, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से। इन्हें सर्टिफिकेट मिल रहा है और 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिल रहा है। बधाई हो। कौन 1 लाख रुपए का पुरस्कार और सर्टिफिकेट। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये कॉन्टेस्ट हुआ था माईगव के ही जरिए। ऑल द बेस्ट। ये चेक 1 लाख रुपए का। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया श्री शशि कुमार कुलकर्णी, पुणे, सर्टिफिकेट और 75,000 रुपए। ये नारा अब जन जन की आवाज बन गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ₹75,000। क्या करते हो? तृतीय पुरस्कार प्राप्त होता है श्री तुषार खत्री, नई दिल्ली, सर्टिफिकेट और 50,000 रुपए। तृतीय पुरस्कार हासिल किया है श्री तुषार खत्री ने। भारतीयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कॉन्टेस्ट में भी, सुझाव देने में भी। आज माईगव के 2 साल पूरे होने का जश्न हो रहा है। ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन विनर है CS चंदना, केंद्रीय विद्यालय बैंगलोर। ये कॉन्टेस्ट हुआ था ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। भारतीयों पर विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी को, और युवा जो भारतीय हैं उनकी प्रतिभाओं पर बहुत विश्वास, भरोसा। दूसरे विनर हैं A वैष्णवी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, विजयवाड़ा। विनर अनुभव कुमार। ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन, एक नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, उसकी विवेचना, उसकी परिभाषा इन सभी विनर्स ने दी। रनर अप हैं तौसीफ अहमद। भारत की युवा प्रतिभाएं। रनर अप प्रकाश आर। जनगण मन सम्मान हमारा, वंदे मातरम जान है, थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। गवर्नेंस क्विज, इसमें प्रथम पुरस्कार हासिल किया है यश भुट्टा ने। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है राकेश डुबुदू ने। गवर्नेंस क्विज हुआ था, उस पर इन सभी ने
पुरस्कार जीता है राकेश दुबुदू, और उसके बाद तीसरा जॉइंट पुरस्कार है, 2 लोगों को मिल रहा है, अभिषेक वशिष्ठ और पुलकित अग्रवाल। ये पुरस्कार 2 लोगों को सम्मिलित रूप से दिया जा रहा है। तीसरा पुरस्कार गवर्नेंस क्विज में ही सराहनीय प्रदर्शन किया कुछ लोगों ने, उन्हें सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का उन्हें मौका मिल रहा है। अरुण गोयल, आशुतोष कुमार झा, नरेश दुबुदू, ऋषभ सुरोलिया, अनुराग वशिष्ठ, कुमार श्रुतिधर, विकास कुमार, और मिलने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जी के साथ में एक फोटो अपॉर्चुनिटी का सौभाग्य भी इन सभी को हासिल हो रहा है। इंडिया अफ्रीका क्विज प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है निर्माण राठी। माननीय प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लेते हुए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है विक्रम लक्ष्मीकांत ने। तृतीय पुरस्कार के हकदार हैं यश भुटडा। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब जब तंत्र को जन से जोड़ा ही गया है तो सिर्फ माईगव ही क्यों, अब पीएमओ आपके मोबाइल पर होगा सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर, क्योंकि रिश्ते जब जुड़ते हैं तो कुछ हक भी बनते हैं। अब भारतीयों को हक है जानने का, राय देने का और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी से इंटरैक्ट करने का। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुनय करते हैं कि कृपया पीएमओ मोबाइल ऐप को राष्ट्र को समर्पित करें। माननीय यहाँ पर वो 6 स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिन्होंने ये मोबाइल ऐप डेवलप किया है। गुड न्यूज, अब प्रधानमंत्री कार्यालय रहेगा आपके साथ में, क्योंकि पीएमओ ऐप रहेगा आपके हाथ में। नागरिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम पीएमओ ऐप, दुनिया का पहला सिटीजन सोर्स्ड ऐप। और पता है ये बनाया किसने? हमारे सिटीजन्स ने। माईगव ने गूगल के सहयोग से पीएमओ मोबाइल एप्लीकेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया। 3 फेज में हुए इस कंपटीशन के पहले फेज में मिले 50,000 आइडियाज, जिनमें से चुने गए 20 आइडियाज से बनाया गया कॉम्प्रिहेंसिव मोबाइल ऐप ब्लूप्रिंट। ऐप ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट के फाइनलाइजेशन के बाद शुरू हुआ वायरफ्रेम डेवलपमेंट का दूसरा फेज। फेज 2 में प्रतियोगियों को 3 से 6 मेंबर्स की एक टीम बनाकर काम करना था।
जिसमें 119 टीम ने फाइनल ब्लूप्रिंट के आधार पर अपने वायर फ्रेम सबमिट किए और आखिरकार 6 स्टूडेंट्स की टीम को मौका मिला पीएमओ ऐप बनाने का। पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में जानना हो या प्रधानमंत्री के मन की बात सुननी हो, सब कुछ आपकी फिंगर टिप पर। इंफोग्राफिक्स के जरिए मिलेगा सरकार के काम का करंट स्टेटस, गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड से मिलेगी हर सरकारी योजना की अपडेट्स और प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया और न्यूज अपडेट्स भी। इस ऐप के जरिए आप प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड और नेशनल डिफेंस फंड में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके वॉइस आउट फीचर में आप व्हाट्सएप, एसएमएस, फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट, ब्लॉग और राइट अप को तत्काल शेयर कर पाएंगे सिर्फ एक क्लिक में। डे ड्रीम फीचर से स्क्रीन सेवर्स, पीएमओ न्यूज और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी मिलेंगी आपके मोबाइल के इनऑपरेटिव स्क्रीन पर। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सभी चीजें उपलब्ध होंगी 10 भाषाओं में। दिल्ली चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, पीएमओ अब होगा सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। पीएमओ ऐप, सरकार और लोगों की साझेदारी, देश के विकास की नई तैयारी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं निवेदन करती हूँ उन 6 स्टूडेंट से जिन्होंने मोबाइल ऐप डेवलप किया है, कृपया मंच पर पधारें। युवा प्रतिभाएं राघव सरीन, नमन द्विवेदी, ज्ञान लखवानी, प्रणव सेठी, प्रांजल सेठ, प्रीत खालसा। बहुत ही गर्व के क्षण है, इन्होंने मोबाइल ऐप डेवलप किया है। और ये यादगार खूबसूरत क्षण सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं 65%। माईगव के प्रति आपका असीम उत्साह और स्नेह आपके घर आंगन से भी रिश्ता जोड़ेगा। माईगव ब्रांड का ये भारत भावना आप पा सकेंगे वेबसाइट से। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया माईगव मर्चेंडाइज वेबसाइट को कृपया अपने कर कमलों द्वारा लॉन्च करें। दोस्तों, माईगव को आपने अपना मंच बनाया। थैंक यू। आप देश को ट्रांसफॉर्म करने की प्रक्रिया में जुड़े। थैंक यू। आपने सिटीजन पार्टिसिपेशन के साथ गवर्नेंस का ऐसा अनूठा देश का सबसे बड़ा मॉडल खड़ा किया। थैंक यू। तो आज हमारे पास भी एक फैंटास्टिक आइडिया है आपके लिए। पिछले 2 साल में सरकार ने कई अभियान चलाए, योजनाएं बनाई और हर बार आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन भी किया। आपकी इसी एस्पिरेशन को प्रोडक्ट का रूप दिया है माईगव ने। क्यों ना हम भारत और भारत सरकार की स्पिरिट को दर्शाते हुए इन्हीं प्रोडक्ट्स को माईगव ब्रांड बनाकर आपके घर तक भेजें। तो अब माईगव पर आपको मिलेगी माईगव ब्रांडेड चीजें माईगव मर्चेंडाइज वेबसाइट के जरिए। अगर आपने राष्ट्रपति भवन का म्यूजियम विजिट नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब राष्ट्रपति भवन क्यूरियो शॉप मटेरियल उपलब्ध होगा इस प्लेटफॉर्म पर और इससे जमा होने वाली लाभ राशि सीधी जाएगी क्लीन गंगा फंड में। गंगा हमारे लिए जल की ही नहीं, भारतीय संस्कृति की भी धारा है जो शुद्ध होगी आपके सहयोग से। merchandise.mygov.in, योगदान आपका, विकास देश का। देवियों और सज्जनों, अब वो समय आया जिसका आप सबको सुबह से इंतज़ार था, जब माईगव से जुड़े कुछ चुनिंदा लोगों की बातें प्रधानमंत्री जी के सामने रखी जाएंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी उन बातों पर अपने विचार हमारे सबके सामने रखेंगे। सबसे पहले करनाल से डॉक्टर PS पवार, नोएडा से श्री चंद्र प्रकाश और चेन्नई से श्रीमती सुचित्रा राघवचारी के विचार हम सुनते हैं।
I am Dr. Pratap Singh Pawar from NBAJIA Karnal. I am associated with my government as top volunteer since last 2 years. प्रधानमंत्री जी, मेरा सवाल है, गुड गवर्नेंस से आपका क्या अभिप्राय है? कुछ लोग कहते हैं कि गुड गवर्नेंस बैड पॉलिटिक्स है, और क्या आप गुड गवर्नेंस को रोजमर्रा की चर्चा का विषय बनाने में सफल हुए हैं? प्रधानमंत्री जी, मैं एनटीपीसी की सेवा से पिछले वर्ष रिटायर हुआ हूँ। मेरा एक प्रश्न है, यह गौरव का विषय है हम भारतीयों के लिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज सबसे तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था बन गई है। इसका भारत के आम आदमी के जनजीवन पर किस प्रकार का और कब तक प्रभाव दिखना शुरू होगा? नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं डॉक्टर सुचित्रा राघवाचारी, चेन्नई से। At the outset, sir, I would like to felicitate you for a fascinating 2 years of inspirational governance. I would also like to thank you, sir, for the opportunity that ordinary Indians like me have had in voicing our thoughts and in participating in the governance paradigm through the MyGov platform. I have been a regular contributor and the amazing journey has been truly gratifying. Sir, today I would like to ask you a question related to health. We often say health is wealth, but problems in health, in practice, are associated with and accompanied by problems in wealth too. How do we get past this issue? Thank you, sir. 3 अलग-अलग सवाल अलग-अलग तरीके से आए हैं। मैं सबसे पहले तो MyGov के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए देशवासियों को और आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे देश में लोकतंत्र का एक सरल अर्थ ये हो गया कि एक बार वोट दे दो और फिर 5 साल के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि बस ये तुमको दिया, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है सारी समस्याओं का समाधान कर दो। और अगर 5 साल में कुछ कमी रही तो फिर वोट देकर के दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लेंगे और उसको कहेंगे देखिए उसने नहीं किया, तुम कर दो। सिर्फ वोट देकर के सरकार चुनना, अगर लोकतंत्र वहां पर सीमित हो जाता है तो लोकतंत्र का जो स्पिरिट है वो कभी पनप नहीं सकता है। और इसलिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जन भागीदारी वाला लोकतंत्र, ये सबसे बड़ी भारत जैसे विशाल देश में आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी के कारण ये सहज संभव हुआ है। आज जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है वो जन भागीदारी का उत्तम उदाहरण है। लोग अपने आप, संगठन, नेता, सब लोग कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं। आपका सवाल था गुड गवर्नेंस। हमारे देश में माना गया है गुड गवर्नेंस इज अ बैड पॉलिटिक्स। ये सही है कि ज्यादातर राजनीति में चुनाव जीतने के बाद सरकारों का इस बात पर ध्यान रहता है कि वे अगला चुनाव कैसे जीते।
और इसलिए उनकी योजनाओं की प्रायोरिटी उसी बात में रहती है कि भाई अपना जनाधार कैसे बढ़ाएं और अधिक वोट पाने के क्या रास्ते खोजें, और उसके कारण जिस उद्देश्य से कारवां चलता है वो कुछ ही कदमों पर जाकर के लुढ़क जाता है। और उसके कारण हमारे देश में गुड गवर्नेंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था, हर स्टेज पर स्क्रूटिनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ अकाउंटेबिलिटी, इन चीजों के प्रति उदासीनता प्रवेश कर गई। देश में बदलाव लाने के लिए जितना महात्म्य नीतियों का है, निर्णयों का है, उतना ही महात्म्य लास्ट माइल डिलीवरी का है। आपने जो सोचा, समझा, निर्णय किया, धन लगाया, अगर उसके लाभार्थी तक वो पहुंचता नहीं है, आपने जो योजना बनाई वो योजना का अगर लाभ नहीं मिलता है, कुछ दिनों के लिए तो वाहवाही हो जाती है कि सरकार ने अच्छा निर्णय किया, एडिटोरियल भी लिखे जाएंगे, हेडलाइन न्यूज भी बन जाएगी। लेकिन अगर हम गुड गवर्नेंस पर बल नहीं देंगे तो सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव नहीं आएगा। मान लीजिए सरकारी खजाने से पैसे खर्च करके एक बहुत बढ़िया अस्पताल बन गया, बहुत बढ़िया इमारत बन गई, उत्तम से उत्तम संसाधन वहां लगाए गए, साधन लाए गए, टेक्नोलॉजी लाई गई, लेकिन वहां जो मरीज आता है, अगर उस मरीज को इसका लाभ नहीं मिलता है, एक कमरे से दूसरे कमरे उसको भटकना पड़ रहा है, इमरजेंसी का पेशेंट आया है, कोई देखने वाला नहीं है, तो इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी, इतना धन लगाने के बाद भी, इतना बढ़िया अस्पताल बनाने के बाद भी लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, ये अरबों खरबों रुपया बेकार जाते हैं। और इसलिए डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, इन दोनों का संतुलित संबंध रहना चाहिए, तभी जाकर के सामान्य मानवी को लाभ होता है। गुड गवर्नेंस हमारे देश में एक दुर्भाग्य है, कुछ ओपिनियन मेकर किसी पंचायत में कुछ हो जाए तो भी प्रधानमंत्री को पूछेंगे, नगर पंचायत में हो गया तो भी प्रधानमंत्री को पूछेंगे, जिला परिषद में हो गया तो भी प्रधानमंत्री का जवाब मांगेंगे, नगर पालिका में हो गया तो भी प्रधानमंत्री जवाब दे, महानगर पालिका में हो गया तो भी प्रधानमंत्री जवाब दे, राज्य में हो गया तो भी प्रधानमंत्री जवाब दे। पॉलिटिकली तो ठीक है, टीआरपी के लिए भी शायद ठीक होगा, और प्रधानमंत्री को तकलीफ हो वो कोई बुरी चीज नहीं है, लोकतंत्र में होनी भी चाहिए, और मेरे जैसे को ज्यादा होनी चाहिए।
लेकिन उसका दुष्परिणाम ये होता है कि पंचायत अपनी जिम्मेवारी फील ही नहीं करता है। नगर पंचायत को लगता है मेरी जिम्मेवारी नहीं है, नगर पालिका को लगता है मेरी नहीं, महानगर पालिका को लगता है मेरी नहीं, राज्यों को लगता है मेरी नहीं, और उसके कारण गवर्नेंस को बहुत बड़ा नुकसान होता है। गुड गवर्नेंस के लिए पहली आवश्यकता है जिसकी जो जिम्मेवारी है उससे उस जिम्मेवारी का हिसाब मांगना चाहिए, न नीचे हिसाब मांगना चाहिए, न ऊपर मांगना चाहिए, सीधा सीधा उससे मांगना चाहिए, तब सुधार होगा। सुधार तब होगा। और इसलिए गुड गवर्नेंस एंड पीपल अवेयरनेस एंड ओपिनियन मेकर, ये बहुत आवश्यक है कि जिसकी जिम्मेवारी हो उसकी जवाबदेही हो। ये एक बहुत अनिवार्य है। दूसरा, गुड गवर्नेंस में मेरा मत है कभी कभी समस्याओं की जड़ में सरकार स्वयं होती है। मैं जानता हूं, ये मैं बोलता हूं उसके कारण क्या क्या होगा। सरकार जितनी निकल जाए उतना ही जनता सामर्थ्यवान बनेगी और जनता राष्ट्र को जो चाहिए वो दे सकती है। सरकार हर जगह पे आड़े आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से ये आदत बनी हुई है। इसको बदलना कठिन काम होने के बावजूद भी गुड गवर्नेंस के लिए ये बदलाव जरूरी है। सरकारों ने अपने आप को बदलना होगा। रुकावटें पैदा करे, जनता को बार बार हमारे पास आना पड़े, हमसे हिसाब मांगना पड़े, ऐसी स्थिति क्यों होनी चाहिए? अब आप सिंपल सी बात है, आज जेरोक्स का जमाना हो, टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम सर्टिफिकेट अटैच करने के लिए उसको आग्रह करते थे, कॉर्पोरेटर का साइन ले आओ, एमएलए का साइन ले आओ, एमपी का साइन ले आओ, तहसीलदार का साइन ले आओ। वो बेचारा साइन लेने के लिए घूमता फिरता था। हमने आकर के निर्णय किया, भाई जनता पे भरोसा करो ना। जेरोक्स मशीन है, वो जेरोक्स करके भेज देता है, जब फाइनल जॉब मिलेगा तब ओरिजिनल सर्टिफिकेट देख लेना, टैली कर लेना। गुड गवर्नेंस में प्रोसेस कम हो, सामान्य नागरिक को कोई भी चीज आसानी से पता चल जाए, ये हम सहज रूप से डेवलप करने के पक्ष के हैं। ये ठीक है कि भारत सरकार को तत्काल नागरिकों से संबंध उतनी मात्रा में नहीं आता है जितना राज्यों को आता है और जितना महानगर पालिकाओं को आता है। लेकिन फिर भी अभी हमने एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अभियान चलाया, राज्यों के बीच कंपटीशन की, कि सारे लाइसेंस के चक्र को थोड़ा कम करो भाई। सेंसिटाइज किया, उनको समझाया, और मुझे खुशी है कि देश के कई राज्य जिनको कभी हम डेवलप स्टेट नहीं मानते हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, अच्छे राज्यों ने इनिशिएटिव लिया और कई प्रोसेस को छोटा कर दिया, सिंपल कर दिया और टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दिया। गुड गवर्नेंस का अनुभव होने लगा। सामान्य मानवीय की आवश्यकता है। अभी जैसे हमने इनाम नाम की योजना बनाई है, ई मंडी, आज किसान को कितने रुपये में माल बेचना चाहिए वो कोई और तय करता था। आज टेक्नोलॉजी एंड गुड गवर्नेंस के माध्यम से किसान खुद तय करेगा कि मुझे कहां बेचना है, कितने दाम से बेचना है, किसान का फायदा होगा। और इसलिए गुड गवर्नेंस की यह आवश्यकता है। दूसरा,
लोकतंत्र में सबसे बड़ी अगर कोई महत्वपूर्ण एक ताकत मैं मानता हूं तो वो है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। क्या सरकार जनता की आवाज सुनती है? सुनती है तो उस पर जिम्मेवारी के साथ रिस्पॉन्स करती है। हमारी गुड गवर्नेंस की आवश्यकता है और अभी बहुत कुछ करना है। सामान्य से सामान्य नागरिक की शिकायत ये सुनने की उत्तम से उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए और टाइम फ्रेम में, निर्धारित समय सीमा में उसको उसका रिस्पांस मिलना चाहिए। उसकी कठिनाइयां हैं तो उसमें से उसको बाहर निकालने के लिए सरकारी व्यवस्था ने उंगली पकड़ करके उसकी मदद करनी चाहिए, उसको चुप नहीं करना चाहिए। गुड गवर्नेंस की दृष्टि से इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और जितनी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, मैं अभी इन दिनों हर महीने एक प्रगति का कार्यक्रम करता हूं। सभी सेक्रेटरी, सभी चीफ सेक्रेटरी राज्यों के बैठता हूं। जनता की जो बातें मेरे पास आती है मैं सीधा उनसे पूछता हूं। इशू एक उठाता हूं लेकिन एड्रेस पूरी सिस्टम को करता हूं। अगर किसी ने पेंशन को लेकर के शिकायत की तो पेंशन के जितने मसले हैं सब पर मैं दबाव डाल करके कहता हूं कि क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, टाइम फ्रेम में कैसे करोगे। तो गुड गवर्नेंस के लिए हम कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान गुड गवर्नेंस से होता है। दूसरा सवाल सरकार के ही एक निवृत्त अधिकारी ने पूछा था और उनका सवाल था कि भारत आज विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये बात सही है कि बड़े देशों में भारत आज सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है और वो भी सिर्फ हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं। दो भयंकर अकाल, ड्राउट, हमारा देश एग्रीकल्चर इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है और उसमें अगर दो लगातार अकाल हो तो कितना बड़ा संकट होता है हम समझ सकते हैं। दूसरा, पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा है, रिसेशन का दौर चल रहा है। पूरी दुनिया की परचेजिंग कैपेसिटी काफी नीचे गिर गई है। जब विश्व की अर्थरचना का ये हाल हो, भारत के भीतर एग्रीकल्चर सेक्टर पर इतना बड़ा प्रेशर हो और ऐसी विकट परिस्थिति में 7.5% से ज्यादा ग्रोथ पाना, मैं 125 करोड़ देशवासियों को अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं कि उनके पुरुषार्थ और परिणाम का परिणाम है कि आज देश तेज गति से आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और इसलिए अब सवाल यह है कि इस आर्थिक विकास से बदलाव क्या आता है। हम जानते हैं हमारे परिवार में अगर आज एक व्यक्ति कमाता है और 20,000 रुपये आता है तो हम परिवार कैसे चलाते हैं? उस 20,000 रुपयों में प्रायोरिटी तय करते हैं कि भाई क्या लाना, क्या नहीं लाना, कितना खाना, कितना नहीं खाना, सब्जी लानी कि नहीं लानी, दूध लाना कि नहीं लाना, बच्चों के लिए नए कपड़े लाना कि नहीं लाना, सोचते हैं। लेकिन परिवार में एक और व्यक्ति को कहीं रोजगार मिल जाए और 10,000 रुपया और इनकम आ जाए तो तुरंत हमारी इकोनॉमी का मैनेजमेंट बदल जाता है। जैसा परिवार का है वैसा ही देश का है। अगर देश के खजाने में ज्यादा पैसा है
तो ज्यादा विकास के काम होते हैं। ज्यादा विकास के काम होते हैं तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अगर ज्यादा पैसे होंगे तो रोड बढ़िया बनेंगे, बड़े बनेंगे, दूर दूर तक बनेंगे, तो रोड बनाने वालों को काम मिलेगा। बनाने वालों को काम मिलेगा तो पहले वो जूते नहीं खरीदता था, अब जूते खरीदेगा। पहले वो एक टाइम खाना खाता था, अब 2 टाइम खाना खाएगा। उसके जेब में पैसा आया तो पैसा खर्च करेगा, खर्च करेगा तो पैसा फिर बाजार में आएगा, फिर बाजार में आएगा तो वो इकोनॉमी को ड्राइव करेगा। और इसलिए सिंपल सा अर्थ कारण है, इसके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए, ऐसे नहीं होता है। एक कुछ नियम, कुछ व्यवस्थाएं, इन सब पर बल देना पड़ता है, लेकिन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, जितना ज्यादा हमारे पास जो प्राकृतिक संपदा है उसका हम जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतना हमारी वैल्यू एडिशन से इकोनॉमी बढ़ेगी। हम ह्यूमन रिसोर्स का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे सिर्फ हम युवा है, 800 मिलियन 35 से नीचे हमारा एज ग्रुप के लोग हैं, इससे करेंगे तो नहीं होगा। हमें फोकस करके किसकी क्या क्षमता है, कहां उपयोगिता है, उसको जोड़ेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी। भारत जैसा देश, हजारों साल पुरानी विरासत हमारे पास है। हम अगर टूरिज्म को बढ़ावा दें और सफलतापूर्वक बढ़ावा दें, दुनिया भर के टूरिस्ट आए, तो हमारी ये जो हजारों साल से हमारे पास जो विरासत है वो हमारी इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हमारी इकोनॉमी को बढ़ देगी। और इसलिए ताजमहल में इन्वेस्टमेंट किसी ने किया होगा, उस समय शायद अखबार निकलते होंगे तो एडिटोरियल भी आया होगा कि ये कैसा राजा है, लोग भूखे मर रहे हैं, ताजमहल बना रहा है। उस समय शायद टीवी चैनल चलती होगी तो सब आया होगा, मजदूरों के हाल क्या है, कैसे हो रहा है, सब हुआ होता। लेकिन वही ताजमहल आज लाखों लोगों की रोजगार का कारण बन चुका है। इसलिए हम किन बातों का कैसे उपयोग करते हैं उसके आधार पर तय होता है कि हम इकोनॉमी को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। और ये देश के लिए आवश्यक है, ज्यादा नहीं यारों, 30 साल अगर हम 8% से ज्यादा ग्रोथ अचीव कर लेते हैं तो दुनिया में आज जो कुछ भी उत्तम देखते हैं वो सारा आपके कदमों में हो सकता है दोस्तों, हिंदुस्तान में हो सकता है। और इसलिए हम सबका लक्ष्य रहना चाहिए, किसान है तो भी अगर 2 एकड़ भूमि है तो है, 2 की 2.5 शायद नहीं होगी, लेकिन 2 एकड़ भूमि में मैं ज्यादा उत्पादन कैसे करूं, उस पर अगर मैं बल देता हूं, मैं ग्रोथ को ताकत देता हूं। हम कितना ज्यादा, दूसरा भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने ग्लोबल मार्केट की ओर टारगेट करना चाहिए। जब भारत में बनी हुई ट्रेन, मेट्रो ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट होती है, भारत में बनी हुई जापानीज कंपनी मारुति जब भारत में कार बनाती है और जापान उसको इंपोर्ट करता है तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ती है। आज हम अरबों खरबों रुपयों का पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर से लाते हैं। हम सोलार एनर्जी पर बल दें, हमारी अपनी ताकत पर हमारा इंपोर्ट कम करने की स्थिति में आ जाएं, हम ग्रोथ में एक नया एडिशन जोड़ सकते हैं। डिफेंस, अरबों खरबों रुपयों का डिफेंस इक्विपमेंट हमको बाहर से लाना पड़ता है।
भारत के नौजवानों के पास टैलेंट है। अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, एफडीआई लाएंगे, लेकिन बनाएंगे यहां, नौजवान को रोजगार भी मिलेगा और हमें इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, भारत अपने आप पर सुरक्षित होगा। तो हमारा आर्थिक विकास तेज गति से हो, कांस्टेंट हो, उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए। अगर ये हम करने में सफल हो गए, 30 साल में आज जो भी दुनिया में उत्तम से उत्तम देखते हैं वो सब आपकी आंखों के सामने हिंदुस्तान की धरती पर होगा, ये मेरा विश्वास है। एक तीसरा सवाल था मैडम का हेल्थ सेक्टर के संबंध में। उनकी चिंता बहुत स्वाभाविक है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन हमने देखा है कि जब खाने के टेबल पर बैठते हैं, एक दूसरे को खाने के लिए आग्रह करते हैं और डाइटिंग की चर्चा करते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा। ये हेल्थ का भी ऐसा ही है। हर कोई व्यक्ति दूसरे को सलाह देता है, लेकिन खुद पालन करने से कतराता है। वो दूसरे का कहेगा 40 प्लस हो गए ना, हर साल रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाओ। फिर आपको पूछो आपकी क्या उम्र है, मेरी 47। आपने कितनी बार कहा? नहीं, मैंने नहीं करवाया। तो ये, लेकिन ये बात सही है, क्या कारण है कि हमारे देश में एक जमाना था कि गांव में एक वैद्यराज हुआ करता था और पूरा गांव स्वस्थ रहता था। आज आंखों का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है, पैर का डॉक्टर अलग है, हाथ का डॉक्टर अलग है, दिमाग का डॉक्टर अलग है, लेकिन बीमारी बढ़ रही है। और इसका मतलब ये है कि प्रिवेंटिव हेल्थ के प्रति हम उदासीन हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर हमें बल देना चाहिए। डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े, उस पर हम बल दें। अगर हम पीने का शुद्ध पानी ये अगर हम पहुंचाने में सफल होते हैं, और जो एक सामान्य मानवी का हक है, मैं जानता हूं काम बड़ा कठिन है, लेकिन किसी ने तो सोचना चाहिए। बीमारियों की काफी कठिनाइयां वहीं से दूर होना शुरू हो जाएगी। ये जो मैं स्वच्छता अभियान के पीछे लगा हूं, स्वच्छता अभियान एक प्रकार से बीमारी के खिलाफ लड़ाई है और गरीब को मदद करने का सबसे बड़ा उपक्रम है। अगर एक गरीब परिवार में बीमारी आती है तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि एवरेज 7,000 रुपया उस गरीब परिवार का बीमारी को लेकर के खर्च होता है। अगर वो परिवार स्वस्थ रहें, सिर्फ दवाई नहीं, एक ऑटो रिक्शा वाला बीमार हो जाता है तो 3 दिन ऑटो रिक्शा बंद हो जाती है और 3 दिन बेचारा पूरा परिवार भूखा रहता है। और इसलिए जब हम हेल्थ की चर्चा करें, तब सामान्य मानवी की जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं, उस पर अगर हम बल देंगे तो हम वाकई हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा मदद। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर बल देना पड़ेगा, चाहे वो स्वच्छता का विषय हो, योगा हो, एक्सरसाइज हो, खान पान की आदतें हो। दूसरा, एफोर्डेबल हेल्थ केयर। आज आप देखिए हिंदुस्तान में किडनी को लेकर के समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम सैकड़ों की तादाद में डायलिसिस सेंटर खोल दें तो भी कहना कठिन है कि वो क्यों बंद होगा कि नहीं होगा। पिछली बार बजट में हमने घोषित किया है
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे सरकारी अस्पतालों में कमरा दे देंगे, आप आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए, डायलिसिस सेंटर चलाइए। सामान्य मानवी कहां जाएगा? और ये बीमारियां कोई अमीरों को होती है ऐसा नहीं है, सामान्य मानवी को होती है। उनके लिए हम कैसे काम करें? हमारे देश में अरबों खरबों रुपयों की एडवर्टाइजिंग होती है टीकाकरण के लिए। टीकाकरण के लिए सरकार खर्चा करती है। बजट कम है? नहीं है। अफसर काम करते हैं। माँ बाप को जागरूक करने के लिए प्रयास होता है। टीवी पर एडवर्टाइजमेंट, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। उसके बावजूद भी लाखों की तादाद में वो बच्चे पाए गए जिन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया था। अब हम जानते हैं टीकाकरण बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और भविष्य के लिए बहुत ही प्रूवन व्यवस्था है, लेकिन उदासीनता है। बहुत उच्च परिवार के लोग, कभी उनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि ऐसी लाइन में हम क्यों खड़े रहे, इसलिए उनका रह जाता है। और गरीब परिवार, अरे भाई आज तो रोजगार कमाने जाता है, देखेंगे अगली बार करवा लेंगे। अभी हमने इंद्रधनुष योजना के तहत ऐसे कितने बच्चे रह गए, खोजने का अभियान चलाए पूरे देश में, और लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे पाए गए कि सरकार की सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी उन्होंने इसका फायदा नहीं लिया। अब घर घर जाकर के टीकाकरण का काम चल रहा है। हेल्थ विभाग बहुत तेजी से इसको काम को कर रहा है। हेल्थ सेक्टर में हम एक इंश्योरेंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही दिनों में शायद उसको हम फाइनलाइज करेंगे। बजट में हमने उसका उल्लेख किया था ताकि हमारे देश का गरीब से गरीब व्यक्ति हेल्थ के संबंध में सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ एश्योरेंस पर बल दिया जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और उसका लाभ होगा ऐसा मुझे लगता है। अगले प्रश्न शालीन चिकारा गुड़गांव से, निर्मल जोशी मध्य प्रदेश से और पूर्णा मेहता मुंबई से। नमस्कार सर, मेरा नाम शालीन चिकारा है और मैं बागपत ज़िले की बड़ौद तहसील का रहने वाला हूँ। मेरी कंपनी यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम भारत के युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का काम करती है। एक किसान का बेटा होने के कारण मैं मौसम की अनियमितताओं से अवगत हूँ। पिछले 2 साल भारत में गंभीर सूखा पड़ा, पर इस साल सौभाग्यवश बारिश अच्छी हुई है। मौसम की इन अनियमितताओं से किसान को कैसे कम से कम हानि हो और कैसे किसान की ज़िंदगी बेहतर हो सके, उसके लिए हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि भारत में किसान का बेटा किसान विवशतावश ज़्यादा किसान बनता है और अपनी इच्छा से कम बार किसान बनता है। क्या हम नमस्कार पीएम सर, मेरा नाम निर्मल जोशी है। मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो के रूप में डिंडोरी जिले में काम करता हूँ। सर सर्वप्रथम मैं आपको और माईगव टीम को बधाई देना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश का आम नागरिक भी खास नागरिक होने का अनुभव करता है, देश के राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने का अनुभव करता है। तो सर इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सर माईगव प्लेटफॉर्म का उपयोग मैं भी पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ और इस पर होने वाले पॉलिसी डिस्कशन, ड्राफ्टिंग और सजेशन में मैंने भाग लिया है, जैसे स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आदि। सर आदिवासी और ग्रामीण परिवेश के निकट होने पर और यहाँ रहने पर मैं इसी संदर्भ में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि द गवर्नमेंट इज़ टॉकिंग अबाउट स्मार्ट सिटीज़, बट व्हाट अबाउट स्मार्ट विलेजेस? As we can see, there is a great divide between urban and rural areas. So basically, I want to understand that what is your vision about rural India? Thank you. Hi, my name is Poorna Mehta and I'm 23 years old. I am a computer graduate and I have been a registered member of mygov.com since its initial launch. I think it's a great initiative by the government to keep its citizens informed and aware about the various social reforms that the government is trying to bring in. Tomorrow is declared as a National Handloom Day by the government to popularize the handloom sector. Even a recent campaign of the Textile Ministry has generated quite some curiosity around the handlooms. Do you think this has percolated down to the ground? What role do you see of areas like Khadi in the social and economic empowerment of the country?
3 सवाल, मेरे पहले 3 सवाल काफ़ी लंबे जवाब शायद हो गए, तो मुझे अब उसको सीमित करना पड़ेगा। पहला सवाल था उनका कि भाई किसान का बेटा किसान मजबूरी से बनता है, चॉइस से नहीं बनता है। हम ऐसा क्या करें कि किसान का बेटा भी किसानी के लिए गर्व के साथ जुड़े। मेरा इसमें अनुभव कुछ अलग है। मैं एक नौजवान को मिला था, वो विदेश में पढ़ लिख करके आया था। उसकी पढ़ाई तो कुछ और हुई थी। मैंने कहा, आप क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि मैंने कैटल रख लिए हैं और आधुनिक तरीके से उन कैटलों की देखभाल करता हूँ और दूध उत्पादन के काम में लगा हूँ और पैकेजिंग करके दूध पहुँचाता हूँ। अब मैंने कहा, तुमने पढ़ाई क्या की और व्यवसाय क्या कर रहे हो? मुझे एक बार एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला था। मुझे फार्मर्स को सम्मानित करने का अवसर था। मैंने सोचा था ये सक्सेस स्टोरीज हैं, 30-35 किसानों को इनाम देना था। तो मेरे मन में कल्पना थी वो धोती पगड़ी ऐसे ही किसान आए होंगे। लेकिन जब मैंने उन 35 लोगों को इनाम दिया, सबके सब जीन्स के पैंट पहने हुए थे। 25, 27, 28, 30 साल के नौजवान थे और किसानी में बहुत कुछ नया किया था। तो एकदम से चित्र वैसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुतेक मात्रा में आप जो कहते हैं उसको हमने एड्रेस करने की जरूरत है। हम ये न सोचें कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अब गया बीता है। आज भी देश की इकोनॉमी को ताकत देने का सामर्थ्य एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत है और इसके लिए हमने अब बदले हुए हालात में परंपरागत कृषि से बाहर आने के लिए जितनी जल्दी करें करना पड़ेगा। ज्यादातर किसान हमारे देश का अभी भी परंपरागत कृषि से जुड़ा हुआ है। अगर बगल वाले ने लाल डिब्बे वाली दवाई डाल दी तो वो भी जाकर के लाल डिब्बे वाली दवाई डाल देता है। बगल वाले ने अगर पीले रंग का पाउडर डाल दिया तो वो भी पीले रंग का पाउडर डाल देता है। उसे पता नहीं है कि उसकी फसल तुम्हारी फसल अलग है भाई। उसकी जमीन का स्वभाव तुम्हारी जमीन का स्वभाव अलग है। उसकी फसल को 4 वीक हो चुके हैं, तुम्हारी फसल को 3 वीक हुए हैं। तुम ये गलत करो, लेकिन उसे इन चीजों का पता नहीं है। और इसलिए इस बदले हुए समय में हम हमारे कृषि जगत के महानुभावों को आधुनिक कृषि से कैसे जोड़े। जैसे जमीन, बहुत हमने बड़ा अभियान लिया है, सॉइल हेल्थ कार्ड। हमारे देश में इंसान को भी हेल्थ कार्ड अभी उपलब्ध नहीं है। हमारी कोशिश है किसान को उसकी जमीन का हेल्थ कार्ड मिले। उसकी जमीन की ताकत क्या है, बीमारी क्या है, कमियां क्या है, अच्छाइयां क्या है, उसकी जमीन किस प्रकार के काम के लिए उपयोगी है। अगर एक बार उसको ज्ञान हो जाएगा तो वो अवश्य उत्तम परिणाम दे सकता है। सॉइल हेल्थ कार्ड देने का, सॉइल हेल्थ कार्ड देने का एक बहुत बड़ा अभियान चला है और किसानों को एजुकेट करने का काम चल रहा है। दूसरा है सीड्स। हमारा किसान सस्ते में सीड लेने के लोभ में ऐसे ही बनावटी चीजों से फंस जाता है और सीजन पूरी होने के बाद पता चलता है लूट गया। और इसलिए सीड के संबंध में सरकारी तंत्र की जागरूकता, इस प्रकार से किसानों को लूटने वालों से बचाने का प्रयास। तीसरा, अनाप शनाप फर्टिलाइजर का उपयोग, अनाप शनाप दवाइयों का उपयोग, उसको समझा करके कैसे ठीक किया जा सकता है, उस पर बल देना। उसी प्रकार से मल्टीपल क्रॉप की ओर कैसे लिया जा सकता है। खेती को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। 1/3
जो भी आप धान वगैरह प्रोडक्ट करते हैं वो करिए। 1/3 टिम्बर की खेती, अपने खेत की बॉर्डर पर टिम्बर की खेती करें। जो टिम्बर घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में काम आता है, 15 साल 20 साल के बाद वो पेड़ जो कि कॉर्नर पर है, आपकी जमीन बर्बाद नहीं करता है, काम आएगा। तीसरा, पशुपालन, हनी बी, मत्स्य उद्योग, इन चीजों से किसान को जोड़ना चाहिए, तो उसकी इकोनॉमी को 3 पिलर मिल जाएंगे। तो कभी अकाल भी आ गया तो भी किसान को संकट नहीं होगा। चौथा, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में पानी नेचुरल संसाधन है, लेकिन पानी अगर खेत तक पहुंचता है तो ग्रोथ का कैटलिक एजेंट बन जाता है, लेकिन वो पानी समंदर में चला जाता है तो वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट के निकाल के लिए खर्चा बन जाता है। और इसलिए हमारी कोशिश है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उपलब्ध पानी किसानों के खेत में कैसे पहुंचे, इस पर बल देने की दिशा में काम चल रहा है। मुझे विश्वास है कि इन दिनों नई पीढ़ी कृषि क्षेत्र में आ रही है। एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ई मार्केट, इन चीजों को अगर हम जोड़ेंगे, और उस दिशा में कई काम चल रहे हैं, मैं उसका वर्णन नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन इसका बहुत बड़ा लाभ इससे हो सकता है। दूसरा एक सवाल पूछा, क्या था भाई दूसरा सवाल, कोई बता दे? की विजन सर, ग्रामीण विकास की विजन, ग्रामीण विकास के लिए विजन सर, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट विलेजेस। हाँ, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज। हमारे देश में शब्दों की राजनीति करने वालों की कमी नहीं है। आप स्मार्ट सिटी कहोगे तो कहेगा स्मार्ट विलेज क्यों नहीं कर रहे हो, स्मार्ट विलेज करोगे तो कहेगा स्मार्ट सिटी क्यों नहीं कर रहे हो। हर चीज में से राजनीति खोजना, राजनीति करना, राजनीति जोड़ना, ये भारत में व्यापक है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, स्मार्ट सिटी का अलग कंसेप्ट है, लेकिन क्या गांव की स्थिति बदलनी चाहिए? आज भी हिंदुस्तान में बहुत एक जनसंख्या गांवों में रहती है। जो सुविधाएं शहर को उपलब्ध है, वो सुविधाएं गांव को मिलनी चाहिए। और इसलिए हमने एक रर्बन मिशन लिया है। ये स्मार्ट सिटी प्लस है, ये स्मार्ट सिटी प्लस व्यवस्था है, बहुत कम लोगों को समझ आएगा। और अभी प्राइमरी हमने स्मार्ट सिटी तो 100 की बात की है, रर्बन मिशन में हमने 300 प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया है। ये ब्लॉक से भी नीचे के हैं, छोटे छोटे गांवों का क्लस्टर है, और वे पोटेंशियली उस इलाके के ग्रोथ सेंटर बन सकते हैं। अगल बगल के गांव के लोग शिक्षा के लिए वहां आते होंगे, अगल बगल के गांव के लोग अपना माल बेचने के लिए आते होंगे, माल खरीदने के लिए आते होंगे, बीमारी वगैरह रही हुई तो अगल बगल के लोग वहां आते होंगे, मोबाइल फोन रिपेयर करवाना होगा, चार्ज करवाना होगा तो वहां आते होंगे। ऐसे एक 300 छोटे गांव हमने सिलेक्ट किए हैं, और रर्बन मिशन के तहत उसको उस रूप में विकास किया जाए कि जिसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वही हो जो शहरों को होता है। उसको डिजिटल कनेक्टिविटी हो, उसको फिजिकल कनेक्टिविटी हो, उसको क्वालिटी एजुकेशन हो, उसको क्वालिटी हेल्थ सुविधाएं हो, लेकिन आत्मा गांव की, सुविधा शहर की। गांव मरने नहीं देना चाहिए। गांव में एक अपनापन होता है। गांव में मेहमान आता है तो किसी परिवार का नहीं होता है, पूरा गांव कहता है कि आज हमारे यहां मेहमान आए हैं। गांव में बारात आती है तो एक परिवार में बारात नहीं आती, पूरा गांव कहता है
आज तो हमारे गांव में बारात आई, हमारी बिटिया की शादी है। ये जो गांव की ताकत है वो भारत की जड़ों में इतना सामर्थ्य रखती है, और इसलिए आत्मा गांव की, सुविधा शहर की, और उसको ध्यान में रखते हुए रर्बन मिशन को हाथ में लिया है, जो एक प्रकार से स्मार्ट सिटी प्लस योजना है, और उस पर काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। वो भविष्य के रूरल इकोनॉमी के ग्रोथ सेंटर बन जाएंगे, और एक बहुत बड़ा बदलाव उससे आने वाला है। एक तीसरा सवाल था शायद, My name is Poona Mehta. तीसरा क्या था? I am a computer graduate and I have been a registered member खादी of और my हैंडलूम्स के संबंध में था सर। हैंडलूम, कल 7 अगस्त है, हैंडलूम डे है। हमें मालूम है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में विदेशी कपड़ों की होली और स्वदेशी का मंत्र इसके साथ 7 अगस्त जुड़ी हुई है, और इसलिए हैंडलूम डे हमने पिछले साल से 7 अगस्त से शुरू किया है। हमारे देश में गरीब से गरीब लोगों को रोजगार देने की ताकत एग्रीकल्चर के बाद किसी एक सेक्टर में है तो वो है टेक्सटाइल, हैंडलूम, खादी, वीविंग। ये जो काम है उसकी सबसे बड़ी ताकत है। 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं जो कपड़ों के पीछे खर्च करता हूं उसमें से ज्यादा नहीं 5% मैं इन प्रोडक्ट पे लगा दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन सामान्य गरीब लोग जो हाथ से काम करता है उसकी इकोनॉमी में आसमान जमीन का परिवर्तन आ जाएगा। मैं हर एक को कहता हूं 2 अक्टूबर को कुछ न कुछ खादी का खरीदिए, और वो महीने भर कमीशन भी देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप खादीधारी बने, एक आध चीज खादी की तो घर में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं। आप देखिए गरीब आदमी को मदद होगी। हैंडलूम अपने आप में आज उसने फैशन की जगह ली है। एक जमाना था जब खादी आजादी की लड़ाई का एक सिंबल था, तब मंत्र था खादी फॉर नेशन। आज खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। ये अगर हम मूड बनाते हैं तो हैंडलूम के विकास के लिए बहुत संभावना है। उसमें टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन भी चल रहा है, उसमें फैशन डिजाइनर भी अब आ रहे हैं, और दूसरा ग्लोबली जो होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ लोग झुकाव रखते हैं उनका हैंडलूम और खादी की चीजों पर आकर्षण बढ़ रहा है। हम जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नौजवान यहाँ बैठे हैं, हम ई प्लेटफॉर्म का ग्लोबल मार्केटिंग करके हमारे इन गरीब लोगों की चीजों को दुनिया में बेचने का एक बहुत बड़ा अभियान चला सकते हैं। और मैंने देखा कि आज आपने एक मर्चेंटाइल एक्टिविटी को भी यहाँ से लॉन्च करवाया है मेरे हाथ से, लेकिन मुझे खुशी हुई कि बाद में आपने कहा कि ये प्रॉफिट गंगा सफाई में जाएगा, तो मेरा डर कम हो गया। वरना होता कि ये मोदी अब बिजनेस करने लग गया है। लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है, हम हैंडलूम को पॉपुलर करें। हमारे गरीब बुनकर जो इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए हम सुविधा करें। आप देखिए, देखते ही देखते ग्रामीण इकोनॉमी में बदलाव आ जाएगा। अगले 3 सवाल श्री काल मेहता जो सिलिकॉन वैली से हमारे साथ जुड़े हैं, सुवेनी कौल जो जम्मू एंड कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, और छवि यादव नोएडा से। Honorable Prime Minister Shri Modi ji, my name is Kal Mehta. I'm a founder of a technology nonprofit called Code for India here in Silicon Valley, and also a technology entrepreneur. I have twofold questions, but before I get to my questions, I do want to congratulate you and your team for this
MyGov platform, which is a wonderful initiative and super helpful for us overseas diaspora to connect directly with you and your government. And I'm sure it is super helpful for people all over the country. So congratulations once again. My first question is about how do you manage to travel for such long distances for 21 hours straight from Mexico to New Delhi and then be ready for a meeting for several hours and continue to work around the clock? How do you manage this very punishing and crazy schedule? I'm probably 25 years younger than you, but I can imagine how I would be able to do this. So it's very inspiring, and I'd love to learn from that. My second question is, how would you describe your foreign policy? Would you say it is aggressive? Is it passively aggressive? Is it proactive, or is it reactionary? I'll appreciate your answers for both the questions. नमस्कार मोदी जी, मेरा नाम सुवेनी कौल है। मैं जम्मू कश्मीर राज्य से हूँ और ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में रहती हूँ। अपना प्रश्न पूछने से पहले सभी भारतीयों के साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न पर्यटन से संबंधित है। पर्यटन के विषय में आपने बहुत बार बहुत विस्तार से उल्लेख किया है। आपकी सरकार ने नमामि गंगे और स्वच्छ भारत जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। मेरा प्रश्न है कि 2019 में जब आपकी सरकार का पहला कार्यकाल पूरा होगा, क्या हमें क्षेत्र में एक क्रांति देखने को मिलेगी? क्या हमें ज़मीन पर कुछ ठोस परिणाम देखने को मिलेंगे? इससे जुड़ा और एक सवाल है कि भारत में रहने वाले भारतीय और देश के बाहर रहने वाले भारतीय पर्यटन को एक मिशन बनाकर उसमें अपना योगदान कैसे कर सकते हैं? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं छवि यादव एक आर्किटेक्ट हूँ और नोएडा में रहती हूँ। सर, मैं माईगॉव तब से फॉलो कर रही हूँ जब से ये लॉन्च हुआ है और मेरा सौभाग्य है कि इसके माध्यम से मैं आप तक अपनी बात पहुँचा पा रही हूँ। मेरा सवाल संगठन और वॉलंटियर के बारे में है। मेरे हिसाब से माईगॉव एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सब वॉलंटियर्स के लिए, और क्योंकि आप स्वयं एक कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके अनुसार एक अच्छे वॉलंटियर या कार्यकर्ता में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कृपया अपने कार्यकर्ता वाले दिनों के कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करें। इसके अलावा आपने अपने ऐप में भी वॉलंटियर्स के लिए बहुत स्कोप रखा हुआ है। इस ऐप का आपको आइडिया कैसे आया और इससे आप क्या खुद इस्तेमाल करते हैं? पहला सवाल था विदेश नीति के संबंध में। विदेश नीति को ये सारे एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव और प्रोएक्टिव इन शब्दों की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली विदेश नीति देश हित की नीति होती है। इंडिया फर्स्ट, बस उसका सेंटर पॉइंट यही है, इंडिया फर्स्ट। भारत के स्ट्रेटेजिक जो हित है उसकी रक्षा हो, भारत आर्थिक दृष्टि से फले फूले, दुनिया में जहां जगह हो वहां पहुंचे। और तीसरी बात है कि आज वक्त बदल चुका है, पूरी दुनिया इंटरडिपेंडेंट है। दुनिया का कोई देश एक खेमे में भी नहीं है और वो खेमे वाला युग भी पूरा हो चुका है। हर कोई हर किसी से जुड़ा हुआ है और 5 चीजों में साथ चलता होगा, 2 चीजों में सामने चलता होगा, फिर भी साथ साथ रहते होंगे। ये अवस्था है। इसका बारीकी से समझना, उपयोग करना और भारत के हितों की चिंता करना, ये मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम है। और दूसरा एक पहलू जो हमने उपयोग करना चाहिए वो है हमारा डायस्पोरा। दुनिया में बसे हुए भारतीयों की अपनी एक ताकत है, दुनिया में बसे हुए भारतीयों की एक साख है, इज्जत है उनकी। उन सरकारों ने उनके प्रति बड़ा आदर भाव है। ये हमारे शक्ति का भारत के लिए
दुनिया के साथ संबंधों को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका वो अदा कर सकते हैं। इन दिनों डायस्पोरा काफ़ी प्रोएक्टिव हुआ है, असर्टिव भी होने लगा है। मैं समझता हूँ ये भारत के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत अच्छी तरह दुनिया के अंदर आज भारत एक नई ऊर्जा के साथ, एक प्रतिष्ठा के साथ अपनी जगह बना रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े हुए देशों में भारत आज कई इनिशिएटिव ले रहा है जिसमें दुनिया हमारा साथ दे रही है। दूसरा सवाल उन्होंने मेरा व्यक्तिगत पूछा। जो विदेश में रहते हैं उनके लिए सवाल बहुत स्वाभाविक है क्योंकि वो जेट लैग से परेशान रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने खास पूछा कि आप इतना सफ़र करके जाते हो और फिर ऑफिस चले जाते हो। मुझे लगता है कि ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं और आज से नहीं पूछते हैं, मुझे कई साल से पूछते हैं कि आप थकते नहीं है क्या। 125 करोड़ देशवासी उनके सपने, उनकी स्थिति, मैं पूरे मन से उसे जुड़ा रहता हूं जी। और इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पास जितना समय है, जितनी शक्ति है, उसे इसमें खपा दूं, खर्च कर दूं, अपने आप को आहूत कर दूं। और कभी लोगों की सोच ये है कि आप में इतनी ऊर्जा है इसलिए आप इतना काम कर पाओगे। ये अरिथमेटिक गलत है। इतनी ऊर्जा है तो इतना काम कर पाओगे ऐसा नहीं है। एक बार आपको पता चल जाए कि इतना काम है, ये मेरा मिशन है, फिर ऊर्जा अपने आप आने लग जाती है। हर व्यक्ति को ईश्वर ने हर व्यक्ति को ऊर्जा दी हुई है। कोई उस ऊर्जा को कुंठित होने देता है, कोई उस ऊर्जा को तेजस्वी बनाता चलता है। हम सबके पास, आपसे मेरे पास अलग एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। आपको ईश्वर ने जो दिया है मेरे पास उतना ही है, लेकिन मैं एक मिशन मोड में उसको खपा देने के लिए निकला हूं, तो वो बढ़ती चली जा रही है और काम आती जा रही है। आप भी इसी मंत्र को लेकर के चल सकते हैं। दूसरा विषय था टूरिज्म। इन दिनों सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हैं उसके कारण टूरिज्म में काफी वृद्धि हुई है। 40 लाख से ज्यादा विदेश के टूरिस्ट पिछले 6 महीने में भारत आए हैं। ई वीजा के कारण और सुविधा हुई है। स्वच्छता के कारण टूरिज्म को एक स्वाभाविक हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में फायदा हो रहा है। पहले लोग आते थे, सब कुछ देखते थे, लेकिन जाकर के पहले यार है तो बढ़िया, लेकिन ये थोड़े में से बाहर आ रहे हैं हम लोग। तीसरी बात है, भारत की जो विरासत है, दुनिया को उसके लिए आकर्षित करना चाहिए। हम ये कहें कि भाई हमारे समुद्र तट से टूरिज्म आएगा, तो दुनिया में बहुत जगह पे इससे भी अच्छे समुद्र तट मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसको ये पता चले कि भारत में 5000 साल पुरानी ये चीज है, 2000 साल पुरानी ये चीज है, 1000 साल पुरानी ये चीज है, तो उसको लगता अच्छा ऐसा है, चलो भाई ये कैसी संस्कृति थी, मानव संस्कृति, जरा देखे तो सही। दुनिया आकर्षित है। अब हैरान होंगे जी, भारत के पास भोजन, उसकी विविधताएं इतनी है कि हम प्रॉपर मार्केटिंग करें तो दुनिया को पागल कर सकते हैं। विश्व ने तो एक कोने में जो पिज्जा हट देखा, हजारों किलोमीटर दूसरे कोने पर वही पिज्जा हट होता है, वही टेस्ट होता है, कोई फर्क नहीं होता है। हमारे यहां तो तमिलनाडु के एक कोने से निकले दूसरे कोने पर जाएं तो
तो इडली के 10 टेस्ट बदल जाते हैं। लेकिन हमारी इस ताकत को हमने कभी हमारी इन चीजों को ताकत के रूप में देखा नहीं। ये हमारी ताकत है। मैंने एक बार फैशन डिजाइनरों से चर्चा कर रहा था। मैंने कहा कभी भारत में ये जो कपड़े पहने जाते हैं, आपने कभी उसका स्टडी किया है क्या? क्या कारण है इस इलाके के लोग कपड़े ऐसे पहनते हैं, इस इलाके के लोग कपड़े ऐसे पहनते हैं? भारत में मर्यादा नाम की चीज का बहुत बड़ा वो है प्रेशर। लेकिन फिर भी कुछ समाज ऐसे हैं कि जहां महिलाओं का अपना घाघरा पैर से आधा फुट ऊपर होता है। क्या कारण है? वरना सामान्य रूप से महिला अपने पैर का नाखून भी दिखने नहीं देती है। क्या कारण है? आपने स्टडी किया? वो कहे नहीं, ऐसा नहीं स्टडी किया। मैंने कहा यही तो है हिंदुस्तान की विशेषता। वो अगर पगड़ी पहनता है तो वहां का क्या वेदर था, क्या कारण था, पगड़ी क्यों ऐसे पहनने लगा? वो अगर शरीर पर ऐसा कपड़ा डालता था तो क्या कारण था? ऊपर की तरफ जाओ तो एक प्रकार का धोती पहनता है, दक्षिण में जाओ तो लुंगी पहनता है। क्या कारण है जी? दुनिया को हमारी विविधताओं से हम आकर्षित कर सकते हैं, और जितना ज्यादा हमारी विरासत से लोगों को जोड़ेंगे उतने हमारे टूरिज्म को बल मिलेगा। बाकी जो आधुनिक चीजें हैं, आज दुनिया में हमसे बहुत अच्छी चीजें देने के लिए विश्व में सब कुछ मौजूद है। जो दुनिया के पास नहीं है, जो हमारे पास है, उस पर ही हमने फोकस करना चाहिए। टूरिज्म बल सकता है। टूरिज्म स्वभाव से भी जुड़ा हुआ होता है। बाय एंड लार्ज भारत के लोग अतिथि सत्कार के स्वभाव के हैं। इसको हम जितना पनपाएंगे लाभ होगा। और मैं विदेश में रहने वाले भारतीयों से कहना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान में डॉलर इन्वेस्ट करें या न करें, आप हिंदुस्तान में आकर के कोई सामाजिक काम करें या न करें, एक काम हर कोई कर सकता है। विश्व में फैला हुआ भारतीय समाज एक काम आसानी से कर सकता है। वहां वो नौकरी पे जाता है, काम पे जाता है, तो उस देश के नागरिकों से उसका संबंध आता है। तय करें कि हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फैमिली को भारत जाने के लिए समझाऊंगा, भेजूंगा, चिंता करूंगा। भारत सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट से सैकड़ों गुना काम ये लोग कर सकते हैं जी। कोई मुश्किल काम नहीं है। हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। तीसरा सवाल था छवि का। छवि ने पूछा कि वॉलेंटियरिज्म। देखिए, भारत में सामाजिक काम करना ये हमारे संस्कारों में, हमारी विरासत है। कोई भी संकट आया होगा तो आप देखते होंगे लोग पहुंच जाते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। तो भारत में समाज सेवा ये कोई सिखानी नहीं पड़ती है, उसके कोई क्लास नहीं लेने पड़ते हैं, ये हमारे स्वभाव में होती है। समस्या ये है कि इन दिनों समाज सेवा के साथ मेरा क्या, ये जुड़ गया है। सचमुच में आप कल्पना करिए कि बाबा साहब आम्बेडकर शिक्षा दीक्षा पाकर के इतने बड़े व्यक्ति बने। भारत में दलित होने के कारण उनको बहुत सारे अपमान सहने पड़ते थे। विदेशों में उनके लिए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पदवी सब कुछ मौजूद था। लेकिन ये बाबा साहब आम्बेडकर का सेवा भाव देखिए कि वो सारी अच्छाइयों को छोड़ करके यहां अपमानित होऊंगा, भले हो जाऊंगा, लेकिन जाकर के हिंदुस्तान में ही काम करूंगा। ये है प्रेरणा। और वो आए। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, छोड़ छाड़ करके आ गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल
बैरिस्टर थे, बहुत कुछ कमा धमा सकते थे, पढ़ाई की छोड़ दिया, आ गए। वीर सावरकर बैरिस्टर थे, बहुत बड़ी संभावनाएं थी, छोड़ दिया, आ गए। अंडमान की जेलों में जिंदगी गुजार दी, जवानी खपा दी, आ गए। अनगिनत ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ न कुछ छोड़ा है। स्वयं सेवी संगठन सेवा भाव से हमारे भीतर एक स्पार्क होना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे रहने के नजदीक में कोई गवर्नमेंट स्कूल है, कभी आधा घंटा जाए तो सही, पूछे तो सही उन बच्चों को। धीरे धीरे आपका मन लगेगा, चलो भाई इन 10 बच्चों को मैं दम है, वो टीचर तो नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाऊंगा। आप स्वयं से संगठन हो गए। कोई बड़े संगठन की जरूरत नहीं होती है, बहुत बड़े डोनेशन की जरूरत नहीं होती है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत नहीं होती है। बस तय करे कि मुझे कुछ करना है। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे, अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे। और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। और सचमुच में वो गौ सेवक है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, एक काम कीजिए। सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। आपको जानकर के हैरानी होगी जी, गाय कूड़े कचरे में प्लास्टिक खा जाती है और उसका परिणाम होता है कि गाय मर जाती है। मैं जब गुजरात में था तो मैं कैटल हेल्थ कैंप लगाता था, पशुओं के हेल्थ कैंप लगाता था, बड़े बड़े कैंप लगाता था। और उसमें मैं ऐसी गायों के बीमारी को उनके ऑपरेशन करवाता था। एक बार मैं एक इस कार्यक्रम में गया, एक गाय, उसके पेट में से 2 बाल्टी से भी ज्यादा प्लास्टिक निकाला पेट में से काट करके। अब ये जो समाज सेवा करना चाहते हैं, कम से कम गाय को प्लास्टिक खाना बंद करवा दे और प्लास्टिक लोगों को फेंकना बंद करवा दे, तो भी बहुत बड़ी गौ सेवा होगी। और इसलिए स्वयं सेवी संगठन, स्वयं सेवा, ये औरों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं होती है, औरों को दबाने के लिए नहीं होती है। एक समर्पण चाहिए, करुणा चाहिए, त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए, तब जाकर के सेवा होती है। और इसलिए अगर हम सब कुछ न कुछ समाज के लिए करें। कभी हमने हमारे अखबार बांटने वाले को पूछा नहीं होगा कि भाई क्या करते हो, बच्चे कितने हैं, क्या पढ़, नहीं पूछा होगा। दूध देने आता है घर पे, थैली रख करके चला जाता है, कभी नहीं पूछा होगा। पोस्टमैन आता है, डाक दे जाता है, कभी पूछा नहीं होगा क्या है भाई। कभी तो अपनों के आसपास
जो सामान्य जीवन जीने वाले, उनको पूछो तो सही कि भाई क्या हाल है तेरा, तेरे बच्चे की पढ़ाई क्या है। आप देखिए, सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री के भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बगल में खड़े हुए इंसान उसका जवाब ही आपको कुछ करने की प्रेरणा दे देगा। और अगर ये आपने कर लिया, मुझे विश्वास है कि आप देश की भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा, आज काफी समय हो गया, इसको पूरा करना चाहिए। अच्छा लगा मुझे आप सबसे मिलने का अवसर मिला। जिन लोगों को आज सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला है, जिन्होंने योगदान किया है, जिन्होंने अचीव किया है, ऐसे सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं। लेकिन और लोग भी जो लगातार ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं। सरकार में सजागता इससे आती है। आज ये सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है टेक्नोलॉजी। एक जमाना था कि कुछ लोग दिन रात हमें उपदेश देते थे, ये अच्छा बेबुरा, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत कुछ हमें कहते थे। देशवासियों को कहते थे, नागरिकों को कहते थे, खिलाड़ियों को कहते थे, हर किसी को कहते थे। आज एक ऐसी ताकत आपके हाथ में आ गई है, आप उसको भी कहते हो कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, सत्य ये है। ये ताकत छोटी नहीं है जी। प्रधानमंत्री कुछ कह दे तो एक जमाना था कि राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया, लोगों ने सुन लिया, अच्छा लगा ठीक है, नहीं लगा ठीक है। आज प्रधानमंत्री बोलेंगे तो 3 मिनट में आ जाता है कि साहब ये तो ठीक है, लेकिन आप 10 साल पहले ये करते थे। ये ताकत है। हम तो सार्वजनिक जीवन में आलोचनाएं सह सह करके बड़े हुए हैं और वो लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन बहुत लोग हैं उनको आलोचना पचती नहीं है। मैं तो उनको बुखार आ जाता, मैं हैरान हूं, क्योंकि अब तक उनको उपदेश देने का ही मौका मिला था। हम सबको आलोचनाओं को स्वीकार करना, आलोचनाओं को समझना, और मैं मानता हूं ये टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म हमें संस्कारित करता है, हमें शिक्षित करता है। हम अपनी बुराइयों को किसी के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं, वरना अगल बगल के मित्र भी संकोच करते हैं, यार कहूं कि नहीं कहूं, बुरा लगता था। आज तो वो दे देता है, साहब मोदी जी बाकी ठीक है, लेकिन आपके जवाब बहुत लंबे थे, तो लिख देगा वो। उसको कोई संकोच नहीं है जी। वो ये भी कह देगा कि मोदी जी आपने ये कहा, लेकिन ये ठीक नहीं, इसके बजाय अच्छी बात है। यही एम्पावरमेंट है। माईगॉव के द्वारा सरकार को जन भागीदारी से चलाने का इरादा है। लाखों लोग जुड़े हैं, करोड़ों लोग जुड़े, ये अपेक्षा है, और आप सबके प्रयासों से ये होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मन की बात करने वाले जन से मन की बात सुनते भी हैं। जन सैलाब, जन भावनाओं के बीच एक जनप्रिय जननायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी प्रेरणा के लिए। आपने देशवासियों को एक निश्चिंतता की सौगात दी है, एक गर्व, एक विश्वास दिया है कि हाँ विकास हो रहा है, हाँ भविष्य भारत का है। ये गर्व दिया है कि हाँ भागीदारी है इस विकास में जन जन की, हम सबकी। भारत विकास के सुंदर चित्र में माननीय प्रधानमंत्री जी जनमन के रंग भी बिखेरना चाहते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक कृपया अपने ही स्थान पर रहें। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया अपने ही स्थान पर रहें।